हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे भूकंप भारतीय भूगोल में और विश्व भूगोल में भी। और भूकंप का टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी आज रात में ही भूकंप आया था। तो देखते हैं इसके पूरे बारे में, कैसे आता है, क्यों आता है और कहाँ कहाँ तक ये इसकी जो तरंगे होती हैं वो फैलती हैं, तरंगे कहाँ कहाँ पर जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे भूगोल से, भूगोल के भूकंप से। भूकंप की घटना प्राय धरातल के नीचे घटित होती है। ठीक है, भूकंप की घटना कहाँ पर होती है? धरातल के नीचे घटित होती है। परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज तो है कि धरातल के नीचे घटित होता है भूकंप, जो भी होता है घटना। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, जहां से भी भूकंप प्रारंभ होता है, उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल, सिस्मिक फोकस कहते हैं। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं। तो दो तीन नाम है यहाँ पर। पहला, जहाँ पर भूकंप प्रारंभ होता है उसको कहते हैं उत्पत्ति केंद्र, या फिर भूकंप मूल, या फिर अवकेंद्र, हाइपोसेंटर। और भूकंप मूल को कहते हैं सिस्मिक फोकस। तो वैसे आमतौर पर फोकस बोला जाता है इसे। तो ध्यान देना, तीन जहाँ से भी भूकंप प्रारंभ होगा तो वहाँ से उसे 3.3 नामों से जाना जाएगा। एक तो उत्पत्ति केंद्र, जहाँ से उत्पत्ति हुई है, भूकंप मूल यानी वही सिस्मिक फोकस जहाँ से ये मूल से आया है, और अवकेंद्र। उसके बाद भूकंप पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, यानी जहां पर से भूकंप आया, समझ लो ये यहाँ से भूकंप शुरू हुआ है और उसके समीपतम ऐसे 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 कहीं पर भी समीपतम होता है, अधिकेंद्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है, एपिसेंटर। जो सबसे समीप होगा उसको एपिसेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। सबसे पहले तरंगों को महसूस कहाँ किया जाएगा? अधिकेंद्र पर। जैसे ही तरंगे ऊपर की तरफ आती हैं तो ऊपर जो भी उसके जमीन के ऊपर जो भी पहले चीज बनी होगी उस पर ही भूकंप का तरंगे महसूस की जाएंगे। अगर जैसे नेपाल में भूकंप आया होगा तो नेपाल में सबसे पहले इसके असर महसूस होगा, उसके बाद तरंगे फैलती हुई चली जाएंगी और दूसरी जगहों पर और इन तरंगों का प्रभाव दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही पहले सबसे पहले तरंगों का महसूस किया जाता है। और भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित होता है। जैसे यहाँ पर है ऐसे और ये है, तो ये ऐसे रहेगा समकोण, या ऐसे या ऐसे। ये जो समकोण बन रहा है 90 डिग्री के एंगल, तो इधर ही इसका होगा। समकोण पर ही स्थित होता है। जब भूकंप मूल से भूकंप प्रारंभ होता है, यानी जहां से भूकंप शुरू हुआ है वहां से प्रारंभ होता है, तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती हैं तथा सर्वप्रथम ये भूकंप अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। ये कहाँ पर पहुंचती हैं? भूकंप अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। और सभी प्राकृतिक भूकंप, जितने भी प्राकृतिक भूकंप, यहाँ पर प्राकृतिक भूकंप का नाम है क्योंकि भूकंप दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और प्राकृतिक। तो यहाँ पे प्राकृतिक की बात हो रही है। मानव निर्मित तब उत्पन्न होते हैं जब बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, या फिर अगर परमाणु बमों का यूज करके उनको उनका निरीक्षण किया जाता है तब भूकंप पैदा होते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक भूकंप की बात हो रही है जो कि अभी आया है। प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। ठीक है, स्थल मंडल में ही आते हैं। और दशाओं के आधार पर भूकंपीय तरंगों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। दशाओं के आधार पर किस दशा में जाएगी, तो तीन प्रकार की इनकी तरंगे होती हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगे। प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगे से प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स भी बोला जाता है। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, अब जब पेपर में आएगा तो सबसे पहले किस चीज की तरह होती हैं? ये ध्वनि तरंगों की तरफ समान होती हैं। और इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। ये तरंगे सबसे अधिक तीव्र होती हैं। ठीक है, सबसे अधिक तीव्र होती हैं। और इनकी तीव्रता इनके मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों की सघनता पर निर्भर करती है। जो इनकी तीव्रता है वो किस पे निर्भर करेगी? जो चट्टानें होंगी इसके मार्ग में उसकी सघनता पर, कितनी वो डेंस है उसके हिसाब से। प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती हैं। ये चीजें इंपोर्टेंट है कि प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती है। चूंकि इनकी गति सबसे अधिक होती है अतः ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी तरंगी जो सबसे पहले पहुंचती धरातल पर, तो वो पी वेव्स होंगी। ये तरंगे गैस, तरल, ठोस
तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। किस किस से जा सकती हैं? तीनों से, गैस, तरल और ठोस, तीनों से ही गुजर सकती हैं ये भूकंपीय छाया क्षेत्र है। ये बताता है कहाँ कहाँ पर भूकंप की तरंगें नहीं पहुंच सकती। तो पी तरंग का छाया क्षेत्र बताया जा रहा है। ये पी तरंग का छाया क्षेत्र है, ये वाला पी तरंग छाया क्षेत्र, यानी इस एरिया में पी तरंग की भूकंपीय तरंगें नहीं आई हैं। और यहाँ पर भी पी तरंग का भूकंपीय छाया क्षेत्र है। और ये सभी में जो आप लाइन देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके, यहाँ सभी में ये पी तरंगों का आ गया है। यहाँ पी तरंगे प्राप्त की जाती हैं, सब जगह पी तरंगे आए, और यहाँ पी तरंगे प्राप्त नहीं होती। तो ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र हो जाएगा। ये छाया क्षेत्र मतलब जहाँ पर भी पी तरंगे नहीं आई हैं वो पी तरंगों का छाया क्षेत्र हो जाएगा। और एस तरंगों का छाया क्षेत्र, यहाँ पर ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है, यानी ये जो क्रूड होता है, जो हमारा पूरा मेटल का बना होता है, उसको पार नहीं कर सकती। तो इसीलिए यह पूरा क्षेत्र जब यहाँ से टकराएंगी तो यहाँ से पार नहीं हो पाएंगे, और जो यहाँ से टकराई इधर आ गई है ऐसे। लेकिन जो बीच में क्रोड को पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो ये वाली रेस थी ये ऐसे पार नहीं कर पाएगी इसे, तो ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। ये सारी जैसे कि पी तरंगे पहुँची थी, ये पहुँच ही नहीं पाएंगी। इसलिए जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाती उसे बोलते हैं छाया क्षेत्र, यानी वहाँ पर इनके अनुपस्थिति है, वो पहुँच ही नहीं पाई। अब भूकंपीय छाया क्षेत्र इसी देखते हैं। भूकंप लेखी यंत्र जो सिस्मोग्राफ होता है, इस पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है भूकंपीय तरंगे किस पे अभिलेखित होती है, किस पे रिकॉर्ड होती हैं? तो वो होता है भूकंपीय लेखी। भूकंपीय लेखी यंत्र होता है जिस पे भूकंप की तरंगों को अभिलेखित किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, और ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित रिकॉर्ड नहीं होती वहाँ पर भूकंपीय, उसे को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। ये तो हमने अभी मैप में भी देखा, ऊपर देखा मानचित्र में, चित्र में भी। अब उपयुक्त चित्रों में पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। अभी हमने देखा था पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। यानी ये देखा गया कि जो भूकंप लेखी थे वो दोनों तरंगों को अभिलेखित कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कब तक, कहाँ तक? 105 डिग्री के भीतर कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री तक ये दोनों ही वेव्स आएंगी। फिर भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री के पश्चात केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं। अब भूकंप लेखी करेंगे जो 90 डिग्री से पहले 105 आई, और 105 के बाद से जो 145 तक के पश्चात जो हुई थी उसमें केवल पी तरंगों को ही पहुंचने को ही दर्ज करते हैं, और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार के तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। साइंटिस्ट ने क्या माना है, वैज्ञानिकों ने, जो भूकंपीय अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के जो बीच का क्षेत्र है, और ये कैसा क्षेत्र है? यह है जहाँ पर भी कोई भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं है, यानी कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो दोनों प्रकार के तरंगों के लिए क्या हो जाएगा? छाया क्षेत्र हो जाएगा, यानी शैडो जोन हो जाएगा। 105 डिग्री के पश्चात पूरे क्षेत्र में 105 डिग्री के पश्चात पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती। ठीक है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। जो एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र यानी इसका छाया क्षेत्र बड़ा है, तो यानी जो पी तरंगे होती हैं तो वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगी, तो एस जो तरंगे होती है वो कम डिस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि उनका छाया क्षेत्र क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। एस तरंगों का छाया क्षेत्र अधिक विस्तृत है। और भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। यानी जो भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 डिग्री तक जो पी तरंगों की बात हो रही है, इसका जो छाया क्षेत्र होता है वो क्या होता है? एक पट्टी के रूप में, एक बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। और एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, बल्कि यह पृथ्वी के 40% भाग में भी से भी अधिक है। पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अब हम द्वितीय तरंगों पर आते हैं। द्वितीय या सेकेंडरी वेव, जिन्हें एस वेव्स भी बोला जाता है,
ये तरंगे जल तरंग या प्रकाश तरंग के समान होती हैं। अभी हमने देखा था वो किसकी तरह थी, वो साउंड वेव की तरह थी, और ये किसकी है, वाटर रिपल्स की तरह या फिर लाइट वेव्स की तरह होती हैं। इन्हें आड़ी अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, उन्हें अनुदैर्ध्य बोला जाता था, पी तरंगों को इन्हें बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। इन्हें आड़ी तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अणुओं की गति तरंग के समकोण की दिशा के आर पार होती है, यानी इनमें जो अणुओं की गति होती है तरंग के समकोण पर होती है, ठीक है, यानी तरंग के दिशा के आर पार होती है। ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती हैं। जब प्राथमिक तरंगे खत्म हो जाती हैं उनके बाद ये वाली तरंगे प्रकट होंगी, और इनकी गति प्राथमिक तरंग की अपेक्षा कम होती है। ये तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती, ये डिफरेंस ध्यान रखना, ये तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती, और हमने पी तरंगे देखा था सभी से गुजर जाती हैं। बस ये जो ये एस तरंगे हैं, सेकेंडरी वेव्स हैं, तो ये उसमें से तरल पदार्थ से नहीं गुजर सकती। यही कारण है कि द्वितीय तरंगे सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी तरंग है जो सागरीय भागों में नहीं पहुंचती, तो वो एस तरंगे होंगी। अब तीसरा है धरातलीय तरंग, सरफेस वेव। जो सरफेस वेव होती हैं, धरातलीय तरंगे, अन्य दो तरंगों की अपेक्षा कम वेगवान होती हैं, यानी उनकी जो वेग होता है, उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। अब इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। जहाँ तक ये पूरा जाएंगी वो कौन सा होगा, पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होगा। ये लहरें पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। ये लहरें क्या करती हैं, पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। अतः इन्हें पी तथा एस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। पूछा जा सकता है कि कौन सी तरंगे सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं, तो ये सरफेस वेव होंगी, इसलिए इन्हें सरफेस वेव बोला जाता है। धरातलीय तरंगों को लंबी तरंगे भी कहा जाता है। कौन सी तरंगे, लंबी तरंगे, क्योंकि ये बहुत सारा लंबा मार्ग तय करती हैं, क्योंकि इनका भ्रमण समय अधिक होता है और ये सर्वाधिक दूरी तय करती हैं। इसी कारण से धरातलीय तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। अधिकेंद्र अभी हमने बताया था। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे विनाशकारी कौन सी होती हैं, धरातलीय तरंगे ही सबसे विनाशकारी समझी जाती हैं। धरातलीय तरंग के दो रूप माने जाते हैं, एक तो लव तरंग और दूसरा रेलिंग तरंग। तो जो अभी आपने अब जो न्यूज़ में आप देखोगे कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही मची है अभी भूकंप आने से, तो वो किस लहरों की वजह से हुई है, वो धरातलीय तरंगों की वजह से ही होता है, और ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। और इनके दो प्रकार होते हैं, एक लव और दूसरा रेलिंग। और इन दोनों में लव तरंग की गति सर्वाधिक होती है। जो लव तरंग है उसकी गति सर्वाधिक होती है। अब भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा यानी एनर्जी रिलीज्ड, कोई भी जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है। भूकंप की जो तीव्रता होती है वो विमुक्त एनर्जी की सूचक होती है, कितनी एनर्जी थी जो उसमें विमुक्त हो गई, रिलीज हो गई है। तो जितनी आप में आप अगर साइंफाई मूवी देखते हो तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि एनर्जी रिलीज कैसे होती है। एटम बम बनता है, जब फूटता है तो उसमें से भी एनर्जी रिलीज होती है। आप दिवाली पर पटाखे जलाते हो, उससे भी एनर्जी रिलीज होती है। उसी का ही सूचक है। भूकंप के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड का मापन रिएक्टर स्केल एवं तीव्रता का मापन जो इंटेंसिटी होता है मर्केली स्केल पर किया जाता है। अब हमने यहाँ पर दो तरीके के स्केल देखने हैं। जो एक तो होता है परिमाण, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी स्पीड है उसकी, और उसका माप, और उसकी तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। तो दो शब्द ध्यान रखना है, इसे इंग्लिश में भी ध्यान रखना और हिंदी में भी रखना। एक तो होता है भूकंप का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, और इसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी, कितनी इंटेंस है ये, कहते हैं ना कि ये कितना भाई इंटेंस है, तो वैसे ही। और तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, और जो इसकी तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो मर्केली स्केल पर मापा जाता है। तो ध्यान देना, ये दोनों में कन्फ्यूज़न होता है बहुत। तो पहला जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो कितने स्तर का था, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो सारा होगा रिएक्टर स्केल पर, और इसकी जो तीव्रता होगी वो मर्केली स्केल पर। रिएक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। रिएक्टर तीव्रता लघु लघुगणकीय लघुगणकीय पैमाने लॉन्ग रिदम स्केल, ये पता नहीं, लघुगणकीय पैमाने यानी लॉन्ग रिदम स्केल पर आधारित होता है, जिसका आधार 1 से 10 अंक के बीच होता है। ये जो 1 से 10 अंक, जो अंक मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है कि आपको कोई नंबर दे दिया गया है,
तो वो उसी नंबर को बताना है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है। तो कभी भी मैग्नीट्यूड आ जाए यानी उसका जो नंबर आ जाए 1 से 10 कितना भी है तो वो रिएक्टर स्केल पर होता है। तो ये 1 से 10 अंक के बीच अंकित होता है और प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम 10 टाइम्स एम्पलीट्यूड की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि अगर अगर नंबर 1 का भूकंप आएगा, जैसे उसकी तीव्रता अगर 1 होगी, तो वो कितना होगा, बस जितना भी है आपके पास अभी, तो उस समझ लो वो अभी आया है कि उससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, बस आपकी धरती के लिए कुछ नुकसान नहीं हुआ और हमें पता भी नहीं चला। लेकिन अगर उससे 2 नंबर पर आएगा तो उसकी जो तीव्रता होगी, जो उसके एम्पलीट्यूड होगा, वो 10 गुना होगा। यानी अगर वो 1 का हुआ तो वो 10 गुना यानी 10 नंबर का होगा। वो उसका मतलब अगर उसका अगर उसका विनाशकारी जो क्षमता होगी, अगर उसकी विनाशकारी क्षमता अगर 1 है, तो जो दूसरे नंबर वाला होगा उसकी विनाशकारी क्षमता 10 होगी, यानी 10 गुना हो जाएगी। अगर उससे नेक्स्ट पर आया तो उसकी विनाशकारी क्षमता उससे भी 10 गुना हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है। या अगर 7 पे आया तो विनाशकारी क्षमता उसकी 70 गुना है। तो इसीलिए जब 5 या 7 का आता है तो 7 का तो बहुत भयंकर होता है और 5 का जब आता है तो बहुत धरती वगैरह सब बिल्डिंग वगैरह हिल जाती हैं। इसलिए बोलते हैं, इसलिए वो लोग जब न्यूज़ पर होता है कि इतना तेज भूकंप आया, तो इसलिए वो बोला जाता है कि 5 का था, 7, 5.6 का था, इसी तरीके से। तो ये उसकी वृद्धि को बताते हैं कितना गुना वो उसकी विनाशकारी क्षमता है। तो ये वृद्धि को प्रदर्शित करता है। जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा 32 गुना मुक्त होती है। जो हमने देखा था अभी, ये कैसा होता है, विमुक्त एनर्जी होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है। अब यहाँ पर प्रत्येक अंक पर, जैसे एक पर 32, एक पर अगर 1% हो रही है, तो अगर दूसरे पे होगी तो वो 32 मल्टीपल्स हो जाएगी, 32 गुना हो जाएगी। और उससे भी कर दो तो उससे भी 32 गुना हो जाएगी। और इतनी एनर्जी जब विमुक्त होती है तो तबाही आना लाजमी होता है। अब एक अंक तीव्रता की भूकंपीय तरंग 6 औंस टीएनटी यानी टीएनटी ऊर्जा विमुक्त करती है। ये टीएनटी जो नापा जाता है, टीएनटी एक बम की क्षमता को नापते हैं। टीएनटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्राई नाइट्रो टॉलविन। टी से ट्राई, एन से नाइट्रो, टॉलविन, ट्राई नाइट्रो टॉलविन। और जो इसका सूत्र होता है वो होता है C7H5N3O6। ये होता है और ये एक कार्बनिक यौगिक होता है। ये पीले रंग का होता है और ये अत्यंत ही है ना बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है। और इसको जो मापा जाता है वो, इसका नंबर होता है 246 और TNT, 246 TNT। तो जो यहाँ पर बताया गया है वो 6 औंस, तो ये वाला है सबसे बड़ा वाला। और यानी आप समझ सकते हो किसी एक तीव्रता तीव्रता जो होती है वो, जो एक अंक की तीव्रता हो रही है वो 6 औंस टीएनटी के, यानी आपने 6 इस वाले के टीएनटी फोड़ दिए हैं। तो कितने भयंकर होगा। और अगर ये 5 आ जाए तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कितने हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है और इसका है ना यूज़ होता है टीएनटी का सैन्य गोले बनाने में, बम बनाने में, ग्रेनेड बनाने में, ये सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो जो कहाँ गया है? एक अंक तीव्रता की भूकंपीय तरंग 6 औंस टीएनटी ऊर्जा विमुक्त करती है। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है जो एक लोलक यानी पेंडुलम, जो उसे लोलक बोलते हैं हिंदी में, पेंडुलम या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ भार हो सकता है। हालांकि सामान्यतः इसे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ उपकरण के विशेष स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग है। जो सिस्मोग्राम है वो क्या है? सिस्मोग्राफ उपकरण के विशेष स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग है। अतः सिस्मोग्राफ आमतौर पर एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और इसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को संदर्भित करता है। जो सिस्मोग्राफ होता है वो क्या करता है? एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और इसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को संदर्भित करता है। जो सुनामी है, सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है, जिससे जो सु टी साइलेंट होता है इसमें, तसुने बोलते हैं इसे, सु बोलते हैं। सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है तरंग।
और सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंग है। जो सुनामी होती है वो भी भूकंप की वजह से ही उठती है, जो ऊंची उठती लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचाती है। 11 मार्च 2011 में 11 मार्च 2011 में जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशियामा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था। यह हर जगह एनसीईआरटी वगैरह में भी होता है ये। और जब भी हम मेंस लिखते हैं तो इसको जरूर एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखना होता है। इस त्रासदी से वहां स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे वहां नाभिकीय विकिरण भी उत्पन्न हो गया था। जब आप नाभिक वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी इसका जिक्र होता है, सुनामी का। जो आपदा वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी जिक्र होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो। अब रिंग ऑफ फायर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, रिंग ऑफ फायर नहीं पढ़ा तो जब मैं वीडियो लेकर के आऊँगा इस चीज़ की, पूरी भूकंप वगैरह की, ज्वालामुखी की, तब हम उसमें पढ़ लेंगे रिंग ऑफ फायर की। एक रिंग होती है फायर की, पूरे ऐसे होती है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। जो रिंग ऑफ फायर है इसको नाम दे दिया गया है, और उसमें प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंप का अनुभव किया जाता है। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ हैं। कौन कौन सी? पहला, सागर तथा स्थल भागों के मिलन बिंदु, सागर और स्थल भाग मिलन है यहाँ पर। दूसरा, नवीन मोड़दार पर्वतीय सुरंग क्षेत्र, यहाँ पे नवीन है, मोड़दार भी बने हुए हैं वो, और पर्वतीय क्षेत्र है। तीसरा, ज्वालामुखी क्षेत्र है। चौथा, विनाशकारी प्लेट सीमाओं का अपसरण होता है। यहाँ पर जो प्लेट होती हैं उनका अपसरण होता है। अब इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। तो पूछा जा सकता है कि इस वाले क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आप इनको ध्यान रखना। चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और मध्य महासागरीय भाग आते हैं इसमें। विस्तृत क्षेत्र आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। जो हमारा भारत का उत्तर पश्चिमी प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों की सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। और इसका प्रमुख कारण क्या है? प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति। अब यह क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। जो यहाँ पर बताया गया है कि प्लेट के सीमांत पर यह है। और ये कौन कौन सी प्लेट है? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये पहले पार्ट में मैंने अच्छे से बताया है। और अभिसरण क्षेत्र है भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य महासागरीय पेटी, जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जो भारत का भूकंपीय क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? मध्य महासागरीय पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार केप वर्डे द्वीप से प्रारंभ होता है तथा पुर्तगाल से होकर भूमध्य सागर, आल्प्स के भूकंपों को सम्मिलित करता हुआ एशिया माइनर तक जाता है। ये सारा इसमें आता है मध्य महासागरीय पेटी में। केप वर्डे द्वीप, फिर पुर्तगाल से होता हुआ भूमध्य सागर, आल्प्स के सारे जितने भी भूकंप के एरिया हैं, और एशिया माइनर तक जाता है। आगे हिमालय क्षेत्र से होते हुए म्यांमार के सहारे दक्षिण की ओर जाता है। हिमालय क्षेत्र और फिर म्यांमार से होते हुए दक्षिण तक की ओर जाता है। अंत में पूर्वी द्वीप समूह में जाकर प्रशांत महासागरीय भूकंप क्षेत्र से मिल जाता है। जो अभी हमने देखा प्रशांत महासागरीय भूकंप क्षेत्र। अब मध्य अटलांटिक पेटी, जो मिड अटलांटिक है पेटी बेल्ट है, मध्य अटलांटिक कटक में स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक विस्तृत है। अब कुछ महत्वपूर्ण वृहद और लघु प्लेटें देखते हैं। अब प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार प्लेट का स्थलमंडल 7 वृहद प्लेटों व कुछ लघु प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियों, गर्तें और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। अब प्रमुख वृहद प्लेटें, यहाँ पर 7 प्लेटें हैं जो प्रमुख हैं, वो बताई गई हैं। सबसे पहले अंटार्कटिक प्लेट और उत्तरी अमेरिका प्लेट। तीसरा, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। और कुछ लघु प्लेटें भी हैं, जैसे कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट और कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट। वैसे इनके बस नाम ही आते हैं पेपर में, आप पूरा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें।
बस ये पूछ लेंगे कि इसमें से जो कौन सी लघु प्लेट है, कौन सी बड़ी वृहत प्लेट है। बस यही है। प्रश्न कोश देखते हैं अब हम, या इसको अगली वीडियो में देख लेंगे प्रश्न कोश को, नेक्स्ट पार्ट में। चलो, तब तक के लिए बाय बाय।